बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, द स्टमक। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके पॉइंट्स बता दूं जिनको हमने आज डिस्कस करना है, उनमें सबसे पहला है हमने इंट्रोडक्शन करना है स्टमक का। उसके बाद हमने इसकी लोकेशन को, इसके पोर्शन को डिस्कस करना है, और लास्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा स्टमक वॉल्स। और उसकी वॉल्स के हम दो पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर उसकी वॉल्स के पार्ट्स और उन पार्ट्स की वजह से जो सेक्रीशंस बनती हैं, केमिकल डाइजेशन होती है, उनको और उसकी रेगुलेशन को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टमक का पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, 3 पॉइंट है इसके। ये जो हमारे पास स्टमक आर्गन है, ये आर्गन जो है इलास्टिक है और मसल का बना हुआ है। अगर इसकी शेप को देखा जाए तो ये जे शेप बैग की तरह है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। नंबर 1 ये इलास्टिक है, नंबर 2 ये मसल का बना हुआ है, नंबर 3 ये जे शेप बैग की तरह नजर आता है। नंबर 2 हम अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी बड़ी सिंपल सी है इसकी, कि ये स्टार्ट हो रहा है एसोफेगस के बाद और एंड हो रहा है बिफोर द ड्यूडेनम। तो ये इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, एसोफेगस के बाद और ड्यूडेनम से पहले इसका एंड हो रहा है। तो यही बात हमारे पास है, सिचुएटेड आफ्टर एसोफेगस एंड बिफोर द ड्यूडेनम। एक चीज अगर हम इसको बॉडी के अंदर देखें, ये तो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट था। अगर हम इसको बॉडी की कैविटी के अंदर देखें, थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये 2 कैविटीज है। इनके दरमियान के अंदर एक मस्कुलर डायाफ्राम है जो इनको सेपरेट कर रहा है। तो ये जो आर्गन है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है। एब्डोमिनल कैविटी में किस जगह पर है उस बात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Located on the left side of abdominal cavity, right below the diaphragm। ये हमारी लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड में डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे ये आर्गन मौजूद है। तो ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें पोर्शन ऑफ स्टमक, तो मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसके जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ डिस्कस किए गए हैं। हमारे सिलेबस के मुताबिक इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। जो इसका पहला पार्ट है नियर द हाइट है, जिनको हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं। कार्डियक पोर्शन के बाद जो इसका अगला पार्ट स्टार्ट होता है उसको बॉडी या फंडस पोर्शन भी कहते हैं। और लास्ट के अंदर जो इसका पार्ट आ रहा है वो है पाइलोरिक। तो इसके जो पार्ट हमारी बुक के अंदर है वो है 3। नंबर 1 कौन सा था, इसका जो कार्डियक के करीब कार्डियक पोर्शन, उसके बाद जो था फंडस पोर्शन, और जो लास्ट के अंदर था वो था पाइलोरिक पोर्शन। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टमक वॉल। अगर हम स्टमक वॉल को देखें, जो स्टमक की दीवार है इसकी बात करें, तो ये जो स्टमक वॉल है ये कैसी है। नंबर 1 ये बनी हुई है सेरोजा, ये बनी हुई है सेरोसा। उसके बाद स्मूथ मसल, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। जो सेरोसा है अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको सादा अगर इसकी वॉल को बड़ा करके दिखाऊं, नंबर 1 जो इसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है सेरोसा, ये यहां पर मौजूद है। ये जो सेरोसा है इसके बाद स्टार्ट हो रहा है हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के अगर हम पैटर्न को देखें तो वो 3 पैटर्न्स के ऊपर मौजूद है, आउटर, मिड और इनर पार्ट के ऊपर। वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। उसके बाद जो हमारे पास अगले पोर्शन है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, 2 लेयर्स इसकी आगे यहां पर मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, जो आउटर है प्रोटेक्टिव है वो है हमारे पास सीरोजा, उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल, उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये हमारे पास इसकी लेयर जो है स्टमक वॉल्स के अंदर मौजूद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर दूं, जो आउटर सिरोसा है ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं फिर वो 3 लेयर्स के अंदर है, आउटर, मिडल और इनर। वो पैटर्न के मुताबिक अगर हम देखें तो ये स्मूथ मसल्स 3 कैटेगरी में लगे हुए हैं। ये मैंने यहां पर क्लियर किया है। इस तरह की जो स्ट्रेट
कंडीशंस के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल का नाम देते हैं, और जो ग्रीन कलर में आपको इस तरह से नजर आ रहा है उसको हम सर्कुलर कहते हैं, और लास्ट जो आपको इस पैटर्न में नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्लिक। इनके अंदर मैं आपको फर्क क्लियर कर दूं। अब जितने भी स्मूथ मसल हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर देखेंगे, ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर मौजूद है, उनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर आपको मिलेंगे, बाकियों के अंदर ऑब्लिक नहीं है। जो ऑब्लिक पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद है? स्टमक के अंदर। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है जो फूड अंदर आएगी, गैस्ट्रिक जूस बनता है, उस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करना, मिक्सिंग का, और चर्निंग है हिलाना, वो हिलाना और जो मिक्सिंग करने का प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है इन मसल्स की वजह से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास था सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अगर हम उसकी बात करें, उनका जो काम है वो है जी केमिकल डाइजेशन कराना। कैसे करवाना उस बात को अगर हम देखें, जो ये म्यूकोसा हमारे पास लेयर है, इस लेयर के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम अगर मजीद क्लियर करके देखें, बड़ा करके देखें, ये जो म्यूकोसा ऑफ स्टमक है इसके अंदर लगे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो डिप्रेशन होते हैं अंदर की तरफ, जिनको हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। अगर इसकी ट्यूब को बड़ा किया जाए, मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, ये हमारे पास एक पोर्शन हम कट करके लेके आ रहे हैं, जिसको हम कट करके लेके आ रहे हैं, ये डायग्राम है आपके सामने। ये वाली स्ट्रक्चर, अगर हम इसको यहां से कट करके देखें, बड़ा करके देखें, जो हमारे पास ये म्यूकोसा की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड या वो जो डिप्रेशन की सूरत में गैस्ट्रिक पिट्स हैं, उनको हम अगर बड़ा करके देखें, इस तरह से हमने एक छोटा सा पार्ट कट करके देखा है। इनके अंदर जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। उनके अंदर एपिथेलियल मौजूद है, लेकिन वो यहां पर गैस्ट्रिक जूस में रोल प्ले नहीं कर रहा। जो रोल प्ले करने वाले हैं वो है पैराइटल, या इनको ऑक्जेंटिक सेल का नाम देते हैं। उसके बाद इनके अंदर म्यूकस सेल भी मौजूद है, और इनके अंदर चीफ या जाइमोजन सेल मौजूद है। अगर हम इन सेल्स को देखें, ये केमिकल डाइजेशन में कौन सा रोल प्ले करते हैं, तो उनमें जो म्यूकस सेल्स हैं वो सेक्रीट कर रहे हैं म्यूकस को, और जो पैराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिक हैं वो बना रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। चीफ या जो जाइमोजन सेल्स हैं वो बना रहे हैं जी पेप्सिनोजन। अगर इनके फंक्शन को देखें, इनका फंक्शन क्या है, आपने ये वाले पॉइंट गौर से सुनने तब जाके क्लियर होगा। जो हमारे पास स्टमक है, अगर मैं आपको यहां पर उसकी डायग्राम दिखा दूं थोड़ी सी, ये जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर जो म्यूकस होगी, जैसे ही वो म्यूकस सेक्रीट करेगी, वो म्यूकस जो है अंदर स्टमक वाल के ऊपर एक कवर सा ले आएगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। किस चीज से प्रोटेक्ट करेगी, इस बात को आपने समझना है। जो इसके बकिया सेल है, पैराइटल है, या हमारे पास जाइमोजन है, ये सेक्रेट कर रहे होते हैं HCl और पेप्सिनोजन। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो HCl है इसका काम क्या है, ये अपने HCl में से हाइड्रोजन आयन की मदद से जो पेप्सिनोजिन है, इस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। कैसे करेगा? देखिए भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। अगर आपने एंजाइम पढ़ा हुआ है, या आपके जो पिछली क्लासेस थी उनके अंदर पढ़ा हुआ है, एंजाइम की एक फॉर्म होती है इनएक्टिव और एक होती है एक्टिव। जो इनएक्टिव है उसके अंदर वो काम नहीं कर रहे होते। जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये किस तरह से होती है, आपको मैं अगर सादा वर्डिंग में बताऊं, मेरे पास ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिव साइड है,
इसकी जो एक्टिव साइट है, इनके ऊपर ना कुछ लगे होते हैं एडिशनल अमीनो एसिड्स। वो जो एडिशनल अमीनो एसिड्स हैं, जब तक वो इसके ऊपर अटैच है, ये नॉन फंक्शनल है। तो इन एडिशनल अमीनो एसिड्स को यहां से जब रिमूव कर दिया जाता है, ये जो पेप्सिनोजेन है ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन। ये काम कराने के लिए जो हमारे पास है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये पेप्सिन एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। तो अब मैं आपको रोल बता रहा हूं म्यूकस का। एक तो पेप्सिन स्ट्रॉन्ग है, उधर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। एसिड जब भी किसी चीज के ऊपर गिरेगा तो उसको डैमेज कर देगा। तो म्यूकस क्या करती है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है ना, ये HCl को ना ये पेप्सिन को इस स्टमक की वॉल के साथ अटैच नहीं होने देती। अगर ये म्यूकस लेयर ना होती, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट, तो ये स्टमक वॉल डैमेज हो जाती। तो इनसे इनको प्रोटेक्ट कराने के लिए जो हमारे पास है वो है म्यूकस, तो इसकी वो हेल्प कराता है। उसके बाद हम आगे आपको बढ़ा के मैं क्लियर कर रहा हूं जो इसका अगला पोर्शन है पैराइटल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक तो उसका काम है ये। नंबर 2, इसका दूसरा काम है ये फूड को सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट करेगा, इजीली आगे वो डाइजेस्ट होगा। नंबर 3, इसके जो अगले जो काम है ना वो बड़े मेन और इंपॉर्टेंट है। वो एक तो पीएच को मेंटेन कराता है, पीएच को ले आता है 2 to 3 इस रेंज तक। क्यों ले आता है, जो ऊपर से बोलस आता है उस बोलस की जो पीएच होती है वो 6 थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस के अंदर, तो उसकी जो पीएच है उसको वो मेंटेन करके ले आता है 2 to 3 के ऊपर, उसके प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करके। जब वो ले आता है इस लेवल के ऊपर, तो ये वाली जो रेंज है ये पेप्सिन के काम करना है। अगर इसके ऊपर नहीं ले आएगा, पेप्सिन काम नहीं करेगी। तो ये काम कर रहा है जी, पीएच को स्टेबल कर रहा है। जो इसके बाद हमारे पास इसका पॉइंट है, आपने सलाइवा के अंदर थायोसायानेट पढ़ा था, उसका काम भी था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, वो आइन। लेकिन यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किलिंग का प्रोसेस है, वो किलिंग प्रोसेस HCl की मदद से हो रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है। ये जो 4 काम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। जो जाइमोजिन है वो सेक्रीट करा देते हैं जी पेप्सिनोजिन को, इनएक्टिव फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। जैसे ही वो इसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, पेप्सिन एक्टिव हो जाती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंपल वर्डिंग में बता दूं, ये जो तीनों चीजें सेक्रीट हुई हैं, जो म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिनोजेन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो गैस्ट्रिक जूस है। तो सादा वर्डिंग ये थी कि हमारे पास जो केमिकल डाइजेशन है वो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से या गैस्ट्रिक पिट से जो सेक्रीट होगा वो केमिकल सेक्रीशन गैस्ट्रिक जूस होगा, जो हमारे पास किस चीज से, म्यूकोसा से सेक्रेट होगा। अब जैसे ही स्टमक के अंदर ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, एसोफेगस से खुराक आएगी, वो बोलस आएगी, वो बोलस आने के बाद इसके साथ मिक्सअप होगी, किसकी मदद से, वो हमारे पास जो पीछे हमने अभी डिस्कस किए हैं मसल्स, स्मूथ मसल, लॉन्गिट्यूडनल जो थे, सर्कुलर जो थे, ऑब्लिक जो थे, वो चर्निंग करेंगे और मिक्सिंग, चर्निंग इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, जो अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि गैस्ट्रिक जूस जो है इसके अंदर जो पेप्सिन है वो उसको अच्छी तरह से क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले। तो असल जो काम है स्टमक का वो है कि जो फूड आएगी उस फूड के आने से इनके अंदर जो म्यूकोसा लेयर है वो म्यूकोसा लेयर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो स्ट्रक्चर हमने देखी है, म्यूकस इसको प्रोटेक्ट कराएंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रोब को किल करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर जो है ना वो प्रोटीन डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टमक का रोल। लेकिन जो इसका लास्ट पॉइंट है, वो जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास सिंपल वर्डिंग है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट जो साइड बॉक्सेस हैं वो वाले ऐड कर दूं। हमारे पास जो पहला साइड बॉक्स है वो ये है कि हार्ट बर्न या पायरोसिस क्या है।
जैसे ही डिस्टरबेंस होती है फूड की या टाइम टेबल की, तो बाजों का हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में चला जाता है। वो जो एसिडिटी बढ़ जाती है, उस एसिडिटी को दोबारा जो बैकवर्ड फ्लश किया जाता है वो वापस की तरफ आती है। जो उसके अंदर जलन सी होती है, टाइटनेस सी जो होती है, उसको हम हार्ट बर्न या पैरोसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, वो अमूमन हेल्पिंग बुक के अंदर मौजूद है, टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। जो इसका लिंक आया था स्टार्ट में, उसके अंदर वो ऐड किया गया था। इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो अपनी मदर से दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है, आप जानते हैं वो जो मिल्क आएगा वो मिल्क होगा लिक्विड। और लिक्विड की अगर आपको बात बताऊं, लिक्विड जैसे ही अंदर आता है, वो लिक्विड स्टमक के अंदर ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वो इजीली आगे पास होके चला जाएगा। तो उस मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसीन। वो जो कैसीन है वो सॉल्युबल है। ये जो सॉल्युबल प्रोटीन है ये यहां पर स्टे नहीं करेगी, वो यहां से पास होकर आगे चली जाएगी, तो उस बच्चे को उसकी प्रोटीन का कोई बेनिफिट ना हो। लेकिन कुदरत का जो निजाम है, कुदरत के आगे तो कोई भी चीज नहीं है। कुदरत ने भी उसके लिए एक काम किया है। वो जो कुदरत ने उसके लिए काम किया है, एक स्पेशल एंजाइम बनाया है, वो है रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम है, ये कैसीन को कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीन के अंदर। ये जो पैरा कैसीन है ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। ये जो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल कैसीन है, ये सॉलिड कंडीशन के अंदर है। ये सॉलिड कंडीशन वाली जो बन जाती है इनसॉल्युबल, वो सॉलिड इजीली पास नहीं होगा, वो टाइम लगाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके ऊपर ये एंजाइम काम करेंगे ताकि वो डाइजेस्ट भी हो सके और आगे पास भी हो। ये दो साइड बॉक्सेस इसके अंदर ऐड थे। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसकी बात अगर मैं आपको क्लियर करूं तो गैस्ट्रिक जूस की सेक्रीशंस या उसकी जो इनहिबिशन है उसको रोका जाता है दो सिस्टम के तहत, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल। अगर नर्वस की बात करें, जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने वाला है जी मेडुला ऑब्लिगेटा। कैसे? ये हमारी सेंसेशनल है, ये हमारे रिस्पॉन्सेज है। कौन से रिस्पॉन्सेज है भाई? जैसे हमारे पास स्मेल हो गया, साइट हो गया, थॉट्स ऑफ फूड हो गया। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये वाले क्या काम कराते हैं? इन रिस्पॉन्सेज से जो पैगाम जाता है मेडुला ऑब्लिगेटा, वो फूड के आने से पहले इन ग्लैंड्स को पैगाम भेज देता है, भाई फूड आने वाली है। उस फूड आने से पहले थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस इसके अंदर एडवांस आ जाता है ताकि बोलस के आने से पहले ये रेडी हो। तो ये वाला काम जो है ये नर्वस सिस्टम करवा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनल मैकेनिज्म। यहां पर एक बात है कि डिक्रीज इन पीएच। क्या मतलब डिक्रीज इन पीएच? कि अगर स्टमक का पीएच लेवल डिक्रीज होगा, उसके डिक्रीज होने से ये क्या करेंगे? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो पीएच को इंक्रीज करने से। इस बात को मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा यहां पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता है, उसी चीज को आपने बस याद रखना है। अदरवाइज इसकी अगर मैं करेक्शन करवाऊं तो बात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उस बात को यहीं पर ही हम क्लोज कर रहे हैं। डिक्रीज इन पीएच, पीएच के कम होने की वजह से भी जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होता है। उसके बाद हमारे पास है एक, इनके अंदर ग्लैंड्स लगे होते हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन ग्लैंड्स क्या करते हैं? जैसे ही बोलस आता है, उस बोलस के अंदर अगर प्रोटीन की मिकदार है ज्यादा, वो जैसे ही प्रोटीन मिकदार इनकी लेयर्स के अंदर टकराएगी इन ग्लैंड्स के साथ, ये ग्लैंड्स फौरन से क्या करेंगे? अपनी हार्मोन्स ब्लड के अंदर, वो ब्लड लेकर जाएंगे पैगाम किनके पास? इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास। भाई अंदर जो बोलस आया है, जो फूड आया उसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी इसकी सेक्रीशन में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। एक और चीज है वो यहां पर नहीं है, ऐड कर दूं। जब ये फूड आती है तो इनकी जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, तो मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो है वो भी पैगाम भेजते हैं। वहां से भी ऐसा आता है कि गैस्ट्रिक जूस को जो है ना वो बढ़ाया जाए। तो ये दो पॉइंट थे
जिनकी वजह से गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाया जाता है। लास्ट जो हमारे पास है वो है सोमैटोस्टैटिन। जो सोमैटोस्टैटिन है ये कहां पर मौजूद है, आप इस बात को पहले पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कि जैसे ये फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलती है तो ये एक सूप की सूरत में आ जाती है। एसिडिक जो सूप है उसको हम नाम देते हैं काइम। वो जैसे ही काइम यहां से निकलकर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाएगा, वहां पर लगे हुए हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। वो इसको जैसे ही वो मिलेगा, इसके साथ टकराएगा, वो वहां से पैगाम भेजेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को और गैस्ट्रिन को, भाई अब गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये वो हैं जो इसको रुकवा देते हैं, कम करवा देते हैं। इस तरह जाकर गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशंस को मेंटेन किया जाता है। यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।